हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये डीएलएड का पेपर है, पंचम प्रश्न पत्र है और सामाजिक अध्ययन प्रथम सेमेस्टर 2023 का ये पेपर है। तो इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन के 2023 के पेपर का पूरा एनालिसिस करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दे दिया है, वहाँ से आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सभी जो PDF हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम करते हैं इस पेपर की शुरुआत। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। देखो, जो इसमें पहला जो क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन आया है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, देखिए मैं चारों ऑप्शन आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें आपका समझ अधिक लगेगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आंसर बताते हुए चलेंगे। तो सबसे प्राचीन वेद है, इसमें हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, क्योंकि सबसे प्राचीन सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शक संपत किसने चलाया था। तो शक संपत किसने चलाया था, इसमें हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ और ये चलाया था कनक्स ने। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 2023 के पेपर में, और इस बार भी 2024 में भी बहुत ही अच्छा पेपर आने वाला है। आप बिल्कुल घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, घबराना नहीं है, आपको धैर्य बना के रखना है। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था। तो पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य का व्यवसाय था, इसमें हम जाएंगे, चार ऑप्शन दिए हैं, आखेट, व्यापार, कृषि और शिल्प। तो इसमें हम जाएंगे आखेट के साथ। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जो व्यवसाय था वो आखेट। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर पे क्वेश्चन जो दे रखा है वो दिया है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। तो जो मोहनजोदड़ो है सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो इसमें भी हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है अन्नागार। अन्नागार है जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। तो चार क्वेश्चन हमने समझ लिए और हम विकल्प का जो बहु विकल्प है इसका पांचवा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो देखो, जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, इसमें हम जाएंगे ग्रह, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं, और ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो ग्रह है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन के पे स्टार लगाइए, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये क्वेश्चन आज 2023 के पेपर में ऑप्शन में पूछ लिया है, हो सकता है बल लाइनर में यानी अति लघु में क्वेश्चन 2024 में पूछा जाए। कह रहा है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो जो इंडिका पुस्तक है, इंडिका पुस्तक के लेखक हैं आपके मेगस्थनीज। कौन है? मेगस्थनीज। ये आपको ध्यान रखना है, इंडिका पुस्तक है, मेगस्थनीज है, और स्टार लगा दिया है इस क्वेश्चन पे। इसका मतलब ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है पहिए का आविष्कार हुआ। तो पहिए का जो आविष्कार है वो किस काल में हुआ। तीनों काल आपके सामने हैं। तो जो पहिए का आविष्कार हुआ है इसमें भी हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। ज़्यादातर इस पेपर में थर्ड ऑप्शन ही सही जा रहा है अभी तक। पहिए का जो आविष्कार हुआ है वो हुआ है नव पाषाण काल में, इसमें हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन 8वें नंबर पे क्वेश्चन दे रखा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ। तो जो कुतुबनुमा है, चार देश हैं, चीन है, मिस्र है, यूनान है और भारत है। तो कुतुबनुमा का जो आविष्कार हुआ था ये चीन में हुआ था। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो अहमदाबाद से जी नहीं, लखनऊ से भी नहीं, कोलकाता से भी नहीं, और भारतीय मानक रेखा इलाहाबाद यानी प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए 9 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए और 10वां क्वेश्चन भी आपके सामने है। नासा का मुख्यालय स्थित है। तो जो नासा है, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जापान, अमेरिका, ब्राज़ील और कनाडा। तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा हमारा नासा का मुख्यालय जो है वो अमेरिका में है। बी ऑप्शन के साथ यहाँ पे हम चले जाएंगे। 10 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। जब आपको थोड़ा बहुत कहीं से ज्ञान मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में और सभी ग्रुप में शेयर भी कर दें। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो पूर्वी घाट है और जो पश्चिमी घाट है वो किस स्थान पे जाके इस प्रकार से मिल जाते हैं। तो अन्ना पहला ऑप्शन है अन्नामुलाई, दूसरा है नीलगिरी पहाड़ियाँ, तीसरा है सतपुड़ा और चौथा है नेपाल। तो पूर्वी तथा पश्चिमी घाट जिस स्थान पर मिलते हैं वो है नीलगिरी पहाड़ियों पर, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? अब देखो ग्रेट रिफ्ट घाटी की बात कर रहा है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा उत्तरी अमेरिका, तीसरा यूरोप, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो जो ग्रेट रिफ्ट घाटी है ये अफ्रीका में स्थित है। इसका जो पहला वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अफ्रीका, ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है कौशल। कौशल महाजनपद की राजधानी थी। तो जो कौशल है, कौशल महाजनपद की जो राजधानी है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौशल की राजधानी क्या है, महाजनपद की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर पे क्वेश्चन दे रखा है भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो भारत है, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है। ठीक है, बी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने 14 बहुविकल्पीय पढ़ लिए और बहुविकल्पीय का ये 15वां जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। तो इस 15वें के लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। देखिए किसी भी प्रकार की आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा, आपकी समस्या सॉल्व कर दी जाएगी। ग्लोब प्रतिरूप है, तो जो ग्लोब है ग्लोब प्रतिरूप होता है। तो ग्लोब में आपको पता है भाई इसमें क्या होता है, रेखाएं देखी जाती हैं, पृथ्वी का है ये ग्लोब प्रतिरूप जो होता है वो पृथ्वी का है। ठीक है, अक्षांश देशांतर वगैरह मानचित्र पूरा होता है ग्लोब, तो ये है पृथ्वी का। इसमें हम सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। इस प्रकार से हमने 15 के 15 बहुविकल्प क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए। अब हम चलेंगे अति लघु क्वेश्चन की ओर और इस बार 2023 के पेपर में ये देखेंगे कि भाई अति लघु क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अब देखो डीएलएड के पेपर में क्वेश्चन रिपीट बार बार होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इस पेपर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। तो पूरी वीडियो देखना, अच्छे से समझना, तभी आपको याद हो पाएगा। देखो यहाँ पे कह रहा है महाभारत के लेखक कौन हैं? तो महाभारत के जो लेखक हैं वो हैं वेद व्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेद व्यास। ठीक है, अगला कह रहा है 17वां क्वेश्चन बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध लिख दो या महात्मा बुद्ध लिख दो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है 18वां
परिभ्रमण किसे कहते हैं? क्या कह रहा है? परिभ्रमण किसे कहते हैं? तो इसे भी समझ लो। देखिए, जब आकाशीय पिंड होते हैं, जो आकाशीय पिंड अपने अक्ष स्थान पर घूमता है, तो हम इस घूमने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। क्या हो जाएगा? आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थान पर घूमता है, आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थान पर घूमता है, तो इस घूमने की क्रिया को हम परिभ्रमण कहते हैं। इस प्रकार से देखिए 17-18 तक अपने लोग पहुंच गए और अब आराम से 19वें क्वेश्चन को हम समझेंगे। देखो, कह रहा है भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम। तो भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम आप लिख सकते हो। इसकी ट्रिक है बचपन में MBA, बचपन में MBA। ठीक है, तो 2 कोई से लिख देते, चाहे बांग्लादेश लिख देते, नेपाल लिख देते, भूटान, चीन, पाकिस्तान, हैं, एक कोई से भी आप 2 लिख देते। 2 पूछ रहा है। अगला जो 20वां क्वेश्चन है वो है सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन है। सबसे छोटा जो आपका महाद्वीप है ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताओ सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखते हैं आज इस वीडियो को देखने वाले कितने लोग हैं और कितने लोग सही जवाब देते हैं। यही आपके लिए चैलेंज है इस वीडियो का। आपको कमेंट करके ये बताना है सबसे बड़े महाद्वीप का क्या नाम है। अगर आपने इसका आंसर बता दिया कमेंट करके सबसे बड़ा महाद्वीप का क्या नाम है, तो हम यही समझेंगे कि आपकी तैयारी अच्छी हुई है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, 1 सेकेंड का समय लगेगा, कमेंट करके आप बताना जरूर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं। देखिए 21वां क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जनक आप कौटिल्य लिख सकते हैं या फिर चाणक्य लिख सकते हैं, कौटिल्य या चाणक्य। 22वां क्वेश्चन आपका दे रखा है जिले के मुख्य अधिकारी कौन कौन से हैं, या जिले के मुख्य अधिकारी कौन कौन होता है। तो जिले का जो मुख्य अधिकारी की बात कर रहा है, तो जिले का जो मुख्य अधिकारी है वो जिला अधिकारी होता है। क्या आंसर होगा? जिला अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कृषि का आरंभ किस काल में हुआ। तो जो कृषि है, कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से देखिए हमने एक नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं वो 23 क्वेश्चन को आराम से देख लिया। अब हम चलते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि नगर निगम की आय का स्रोत क्या है। नगर निगम की आय का स्रोत क्या है। तो देखो जो नगर निगम है ना, नगर निगम की आय का स्रोत होता है, लिख सकते हो इसमें जैसे जल कर लिख सकते हो, वाहन कर लिख सकते हो, है। इसी प्रकार से आप 1-2 और भी लिख सकते हो नगर निगम। ठीक है, मनोरंजन कर भी शायद जो मनोरंजन कर होता है वो भी नगर निगम के माध्यम से ही लगाया जाता है। अगला है जो 25वां क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम बताओ। तो हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता आप लिखोगे इसमें पशुपति मातृ देवी, पशुपति मातृ देवी। 1-2 और भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे देवी देवताओं की बात कर रहा है। ये उसने नहीं कहा कि कितने आपको लिखने हैं, जितने याद हो उतने लिख सकते हो। 26वां क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का कोई एक अंतर लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का कोई एक अंतर की बात कह रहा है। तो मैं सिंपल सा अंतर बता देता हूँ आपको। देखो जो वैदिक सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता बिल्कुल ग्रामीण सभ्यता एक प्रकार से कह सकते हो। वैदिक सभ्यता में लोग ग्रामीणों की तरह रहते थे। अगर हम इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में की बात करें तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसमें लोग शहरों और नगरों की तरह रहते थे, शहरों और नगरों की तरह रहते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में ग्रामीणों की तरह। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 27 को समझते हैं। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, ताकि ये 2023 का पेपर आप देख रहे हो, 2023 का पेपर सभी बच्चों के पास पहुंच जाए और सभी बच्चे एक बार देख लें। तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से पेपर में 2024 में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो 27वां क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के किस भाग में सूर्य ताप अधिकतम होता है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी के किस भाग में सूर्यताप अधिकतम होता है? तो आप बताओगे, देखो पृथ्वी है, पृथ्वी के साइबेरिया में, किसमें? पृथ्वी के साइबेरिया में, और बरखाइस्क में, किसमें? बरखाइस्क में। हम आपको लिख के दिखा देते हैं, इस प्रकार से आप लिखोगे बरखाइस्क, इस प्रकार से आप लिखोगे बरखाइस्क में, साइबेरिया, पृथ्वी के साइबेरिया में, बरखाइस्क में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, इसको भी आप अच्छे से समझो। देखो इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लो, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? अगर हम विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, ये क्वेश्चन आपको लिख के रखना और याद करके रखना, अपने माइंड में सेव करके रखना। देखो कांगो नदी है, कौन सी नदी है? कांगो नदी है। कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को कह रहा है, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को जो कांगो नदी है ये 2 बार काटती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39वां आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। 39वां क्वेश्चन दिया है, सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव बताओ। अब जैसे ही सिकंदर के आक्रमण के राजनीति के 2 प्रभाव पूछ रहा है आपसे, तो मैं यही कहूँगा, देखिए आक्रमण के बाद जो छोटी छोटी रियासतें थीं वो समाप्त कर दी गई, या समाप्त हो गई, या समाप्त कर दी गई। छोटी छोटी रियासतें जो थीं वो समाप्त कर दी गई, और छोटे छोटे जो राज्य थे वो बड़े राज्यों में विलीन हो गए। इस प्रकार से वहाँ पे हमें एकता देखने को मिली। ये आपका 29वें क्वेश्चन का आंसर था। अब हम बात करते हैं 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे आप समझो। देखो प्राचीन काल के 2 महाकाव्य बताओ। तो कोई भी आप 2 महाकाव्य लिख दो, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ रामायण और महाभारत, इसमें आराम से चलेगा। पहला महाकाव्य लिख दो रामायण, दूसरा महाभारत। ठीक है, इस प्रकार से देखिए 1-1 नंबर वाले हमने 30 क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व कर लिए। पेपर बहुत ही अच्छा आया है, और 2024 का पेपर इससे भी बेहतरीन आएगा। आप चिंता ना करें, टेंशन बिल्कुल फ्री रहें, घबराएं ना, धैर्य और विश्वास बना के रखें। ठीक है, यहाँ पे देखो 31वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अति लघु क्वेश्चन की ओर। देखो अति लघु क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे 1-1 क्वेश्चन को हम आपको बताते चलते हैं कि भाई इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हिस्ट्री में कितने आए थे और ज्योग्राफी पोर्टी के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहते हैं? तो हरित ग्रह, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैसेस होती हैं ना, सारी गैसेस आपको पता होनी चाहिए। जैसे मेथेन है, ठीक है, CO2 है, ठीक, ओजोन है आपकी, इसी प्रकार जलवाष्प है, ये ग्रीन हाउस गैसेस सब आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है मौर्य समाज के पतन का क्या कारण है? तो मौर्य समाज के पतन का बहुत सारे कारण हैं, इसमें आप आराम से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आया। जिलाधिकारी के कर्तव्यों का वर्णन। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे? अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला था सौर मंडल समझाइए। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, नगर निगम की संरचना, हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? इन श्रेणियों का नाम लिखते हुए हिमालय को में होने वाले लाभ बताइए। अब यहाँ पे एक बात आपको और बता दूँ मैं, देखो पेपर को समझो। देखो आपका जो हिस्ट्री है, आप ज़्यादा बहुत टेंशन लेते हो कि हिस्ट्री आपको याद नहीं हो रही और बहुत ज़्यादा सिलेबस है। यहाँ पे देखो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में एक आपका हिस्ट्री का ये क्वेश्चन आया है, एक आपका हिस्ट्री का ये आया है, और आपका कोई भी देखो क्वेश्चन हिस्ट्री का नहीं आया है। हिस्ट्री से कितने 4 नंबर पूछे गए हैं। कितने नंबर पूछे गए? 4 नंबर पूछे गए। तो आप सबको मैं बताना चाहूँगा, आप पॉलिटी यानी भूगोल और राजनीति, ये 2 विषय बहुत अच्छे से कवर कर लो। जितना सिलेबस में भूगोल दिया है, भूगोल को अच्छे से पढ़ लो, राजनीति विज्ञान अच्छे से पढ़ लो। यहाँ से जो लघु उत्तरीय है वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री के। ठीक है, तो हिस्ट्री के आप 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन अच्छे से पकड़ बना लो। वहाँ पे आपको 1 नंबर में, विकल्प में और अति लघु में देखने को मिलेंगे। देखो मेरे चैनल पे आपको DLED 2022
डीएलएड 2022 और डीएलएड 2023 दोनों के पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, प्ले लिस्ट मैंने आपकी बना दी है, एक एक प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिए, वहाँ से आप 2022 और 23 के दोनों पेपर को पढ़ लीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।